ने एक संदिग्ध को हिरासत में ले लिया है, जिसने चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। एसटीएफ के मुताबिक इस साजिश में आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद का हाथ बताया जा रहा है। एसटीएफ को पूछताछ में इससे जुड़े कई सारे सबूत भी मिले। पहले भी आशंका जताई जा रही थी कि छात्रों की आड़ में देश विरोधी एलिमेंट शांति भंग करने की प्लानिंग में जुटे हुए थे। इससे जुड़ी कई तस्वीरें हमने आपको पहले भी रिपब्लिक भारत पर दिखाई हैं। कई सबूत भी सामने आए और अब बंगाल एसटीएफ ने इस संदिग्ध को पकड़कर पाकिस्तानी हैंडलरों का पूरा कच्चा चिट्ठा खोल दिया है। देखिए रिपोर्ट। दिल्ली में छात्रों की आड़ में देश तोड़ने की साजिश रची गई थी। संसद भवन उखाड़ दिया जाएगा, संसद भवन उखाड़ दिया जाएगा, उखाड़ दिया जाएगा, नेपाल आ जाएगा, नेपाल बनेगा। दीपके के इस दंगाई मॉड्यूल की कलाई खुलना शुरू हो चुकी है। पश्चिम बंगाल में एटीएस ने जिस संदिग्ध को दबोचा, उसने खुलासों की बाढ़ ला दी है। उसने ऐसी जानकारियां बताई जिन्हें सुनकर सुरक्षा एजेंसियों के अधिकारी भी दंग रह गए। बंगाल एटीएस ने दावा किया इस पूरी साजिश में आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद भी शामिल था। असल में बंगाल एटीएस ने दावा किया कि हाल ही में पकड़े गए संदिग्ध हमीम मंडल को पाकिस्तान से ऑर्डर मिल रहे थे। एटीएस के मुताबिक हमीम मंडल आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद से जुड़ा हुआ है। उसे पाकिस्तान में बैठे हैंडलर्स ऑर्डर दे रहे थे। टास्क ये था कि उसे जंतर मंतर के प्रदर्शन में पहुंचकर वहां का माहौल बिगाड़ना है। इसके लिए उसे पुलिस वाले की वर्दी पहनकर वहां घुसने के ऑर्डर दिए गए थे, ताकि हंगामे के बाद दिल्ली पुलिस की छवि खराब हो सके। हम देख रहे थे कि वहां से जो हमारे स्टूडेंट प्रोटेस्ट रिसेंटली हुआ है जंतर मंतर में, उसमें कुछ डिस्टरबेंस क्रिएट करने के लिए ये हमीम मंडल जो है, इसको बोला जा रहा था कि वो कुछ यूनिफॉर्म प्रोक्योर करे, पुलिस का यूनिफॉर्म प्रोक्योर करे। कुछ पुलिस टारगेट्स, कुछ पॉलिटिकल टारगेट्स और भी हैं, कुछ इंपॉर्टेंट लोग हैं जिनको टारगेट करने की इसमें कोशिश की जा रही थी। हमीम मंडल के अलावा झारखंड के साहिबगंज से अर्पिता सरकार नाम की एक महिला को भी गिरफ्तार किया गया। एटीएस के मुताबिक ये महिला भी हमीम मंडल के इस प्लान में शामिल थी। उसे नेताओं को हनी ट्रैप करने और उनकी जानकारियां इकट्ठा करने का काम सौंपा गया था। यानी नीट के छात्रों की मांग को ओवरटेक कर आतंकी अपना एजेंडा चलाने की जुगत में थे। और निशाने पर सिर्फ भारत का युवा नहीं था, बल्कि कई नेता और अधिकारी भी थे। बंगाल एटीएस ने दावा किया हमीम मंडल और उसकी सहयोगी कई दिनों से पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी का डेटा जुटा रहे थे। मसलन वो कितने बजे घर से निकलते हैं, दफ्तर कब पहुंचते हैं, कौन कौन लोग उनके इर्द गिर्द रहते हैं, वगैरह वगैरह। एटीएस के मुताबिक शुवेंदु अधिकारी इन संदिग्ध आतंकियों की हिट लिस्ट पर थे। हमने वेरीफाई करके हमें पता चला कि ये सब हैंडल्स जो हैं वो पाकिस्तान से ऑपरेट कर रहे हैं। हमने इमीडिएटली इस लड़के को कस्टडी में लिया 30-31 की रात को, और इसकी वेरिफिकेशन से हमें कुछ बहुत सीरियस मैटर्स पता चले। एक तो ये कि हमारे जो राज्य के ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर हैं वो इनकी टारगेट लिस्ट में थे। तो उन हैंडल से बार बार एक कोशिश की जा रही थी इनको कम्युनिकेट करने की कि हमारे जो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर हैं उनका मूवमेंट पैटर्न, वो उनकी कोई अनगार्डेड मूवमेंट, इसको लेके इनको इंस्ट्रक्शंस दी जा रही थी कि वेरीफाई करें और बताएं और खबर दें। बंगाल एटीएस के इस खुलासे के बाद पश्चिम बंगाल सरकार के मंत्रियों को भी हैरत हुई। पश्चिम बंगाल सरकार में मंत्री दिलीप घोष ने उम्मीद जताई कि पुलिस इसी तरह से सघन अभियान चलाकर आतंकियों के सहयोगियों को दबोचती रहेगी। जैश मोहम्मद की जो यह मॉड्यूल है पहले से एक्टिव है, कुछ ना कुछ कर भी रहे हैं, खबर भी था, लेकिन पुलिस ने अरेस्ट किया है। और क्या क्या इसके साथ जुड़ा हुआ है, कहाँ तक तारीख, तो जब पूरा इंक्वायरी होगा आगे तथ्य आएगा। अनुमान के आधार पर, संदेह के आधार पर बहुत कुछ बातें बोला जा रहा है, इससे भी भयंकर कुछ हो सकता है। इधर बंगाल सरकार में मंत्री अग्निमित्रा पॉल ने इसका ठीकरा टीएमसी और आम आदमी पार्टी पर फोड़ा। उन्होंने आरोप लगाया कि टीएमसी और आपके राज्य में ऐसी एंटी नेशनल जमात को फलने फूलने का मौका मिला, और अब जब डबल इंजन की सरकार उन पर एक्शन ले रही है तो देश को तोड़ने की साजिशें रची जा रही हैं।
These kind of terrorist and anti-national elements have been encouraged by, these Mamata Banerjee TMC kind of parties. AAP, Kejriwal's party, these kind of, they are not with the students. They are afraid that Mananiya Pradhan Mantri Narendra Modi ji is taking Bengal and taking India forward. So basically, it's a facade. Actually, it is, they are instigating the students to go ahead with anti-India movement because they are afraid that India is going forward under नरेंद्र मोदी जी रूल। तो वही बंगाल एसटीएफ का यह दावा है कि जंतर मंतर के प्रदर्शन की आड़ में बड़ा षड्यंत्र रचने की कोशिश थी। कई नेता निशाने पर थे। यह बात प्रधानमंत्री ने भी कही। उन्होंने इशारों में यह दावा किया कि छात्रों को बरगलाकर कोई दूसरी ताकत अपना एजेंडा पूरा करना चाहती थी। सुनिए। दुश्मन देश भी षड्यंत्र करके हमारे देश के युवाओं को इस नशे की लत में खींचने के लिए कोई कोशिश बाकी नहीं रखते हैं। ड्रग्स सप्लाई कर करके कमाई करना और हमारे जैसे देश को तबाह करना, यह भी उनकी आतंकी साजिश का हिस्सा होता है। और इसलिए हमें हर एक युवा को नशे के चुंगल में फंसने से बचाना है। साथियों, नशा मुक्त रहकर आपको अपने पोटेंशियल को प्रोटेक्ट करना है। आपको ध्यान रखना है, ड्रग्स कुछ समय के लिए हाई देता है, लेकिन आपके कैरियर और फैमिली लाइफ को लो कर देता है। तो ये तो तय है कि दिल्ली में 20 जुलाई को जो भी हुआ वो महज इत्तेफाक नहीं था। भीड़ ही यूं वहां पर पहुंच नहीं गई थी। वो वहां पर अचानक नहीं पहुंचे थे। संसद उखाड़ने और नेपाल बनाने की धमकियां जोश में बस यूं ही नहीं दी गई थी, बल्कि इसके पीछे एक सोचा समझा ब्लूप्रिंट था। वही ब्लूप्रिंट जो नेपाल में इस्तेमाल किया गया था, वही ब्लूप्रिंट जो बांग्लादेश में इस्तेमाल किया गया था, और अब भारत में उसी स्टूडेंट डॉक्ट्रिन को आजमाने की पूरी तैयारी थी। लेकिन सवाल है कि इतने बड़े पैमाने पर दंगाइयों को फंडिंग करने वाला कौन था? किसके कहने पर यह भीड़ वहां पर पहुंची थी? और इन कॉकरोचों का पेट भरने वाला कौन था? ये सवाल अब कोर्ट तक पहुंच गए हैं। कोर्ट से अपील की जा रही है कि इस फंडिंग वाले खेल का पर्दाफाश जल्द किया जाए। जंतर मंतर पर जुटी दीपके की दंगाई जमात का अब खेल खुलने लगा है। पहले आतंकी संगठनों से तार जुड़े और अब फंडिंग पर सवाल खड़े होने शुरू हो गए। सवाल यह है, आखिर बगैर किसी फंडिंग के इतना बड़ा आंदोलन रातों रात कैसे खड़ा हो गया? किसने दीपके को दिल्ली में उपद्रव कराने का फंड दिया? किसके कहने पर देश भर से भीड़ जुटी और फिर गायब हो गई? जंतर मंतर पर थोक के भाव खाना पहुंचाने वाले कौन थे? दीपके को आर्थिक सपोर्ट करने वाले लोग कौन हैं? ये सवाल शुरू से पूछे जा रहे हैं, लेकिन अब सवाल दीपके पर भी है। सूरत के आरटीआई कार्यकर्ता अमित तिवारी ने अभिजीत दीपके के पिता की संपत्ति और फंडिंग पर जांच की मांग कर दी है। उनका सवाल जायज भी है। सवाल इस पर है कि दीपके तो मिडिल क्लास फैमिली से हैं। भगवान राव दीपके एक सरकारी कर्मचारी थे जो कि रिटायर हो चुके हैं। अनुमान के मुताबिक उनकी सैलरी रही होगी कुछ 60 से 65 हजार रुपए। तो फिर अभिजीत ने विदेश में हायर एजुकेशन कैसे ली? अमेरिका में पढ़ाई के लिए पैसे कहां से आए? पढ़ाई माना स्कॉलरशिप से हो गई, तो फिर रहने खाने का खर्च परिवार ने कैसे उठाया? महाराष्ट्र सरकार में भी मैंने एक शिकायत की है कि जो शंकर भगवान दीपके जी जो थे वो जूनियर इंजीनियर के पोस्ट पर वहाँ पे MIDC में कार्यरत थे। तो अगर उनकी 60-65 हज़ार की सैलरी थी, उसमें अपने बच्चों को अमेरिका पढ़ाना, क्योंकि अमेरिका में 30 लाख से लेकर के 1 करोड़ तक का साल भर का खर्च आता है, तो इतना बड़ा खर्च कहाँ से निकला?
क्योंकि आपकी अगर 60-65 हज़ार की पगार है, उसमें आप 30-35 लाख रुपए खर्च कर रहे हैं, तो वो चीज़ समझ में नहीं आती है। इसके विरुद्ध में हमने महाराष्ट्र सरकार में भी शिकायत की है कि इसकी जांच की जाए, अगर आय से अधिक संपत्ति का मामला है तो उस पर कड़ी कार्रवाई की जाए। अमित तिवारी ने ये मांग भी उठाई कि सीजेपी को मिल रही फंडिंग की जांच हो, क्योंकि सीजेपी कोई रजिस्टर्ड संस्थान नहीं है। ऐसे में उसे कितना चंदा मिल रहा है, कहां से आ रहा है चंदा, उसकी भी जांच होनी चाहिए।